बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम क्लैश में आपको खुशामदीद कहती हूँ। इमरान खान साहब रेगुलर इस प्रोग्राम को करते हैं, लेकिन नासाज़ी तबीयत की वजह से आज वो इस शो में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा इसकी जो मेज़बानी है इसके फ़राइज़ मुझ पर हैं। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अगर बड़ी बड़ी ख़बरों की बात करें, जैसा कि अभी आपने थोड़ा सा एक उसका ओवरव्यू ले भी लिया है, कोरोना बहुत फैल चुका है, बेकाबू हो चुका है। रिकॉर्ड 105 केसेस पिछले 24 घंटे में हो चुकी हैं और अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त पूरे मुल्क में। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो महफूज कही जा सकती हो। और सबसे बड़ी जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये भी है कि ऐसे में वज़ीर आज़म साहब की जो अभी तक की हमें पॉलिसी नज़र आ रही है वो यही कि लॉकडाउन को वो बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं समझते और वो ये समझते हैं कि इससे सिर्फ मईशत की तबाही होगी, जो कि उनका लास्ट ट्वीट भी था। आगे मतलब यही है कि क्या हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, जबकि WHO की जानिब से आज वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के फैलने की रफ्तार है उसके लिए ज़रूरी ये है कि हर 2 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते का लॉकडाउन लाजमी किया जाए। ये तजावीज़ दी गई हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जो 100 ममालिक अगर हम कंसिडर करें कि जो कोरोना के खिलाफ अच्छे इकदाम कर रहे हैं, उनमें पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं है। तो वही WHO जो शुरू में पाकिस्तान की जो काविशें थी हुकूमत की उनको सराह रहा था, अब हमें नज़र आ रहा है कि वो मुतमईन नहीं है, बल्कि उन्होंने वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहबा को एक ख़त भी लिखा है जिसमें बताया कि जो लॉकडाउन है वो तब ईज़ डाउन किया जाता है जब ये 6 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं अगर वो पूरे नज़र आते हो, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक भी वो नुक्ता पूरा होता नज़र नहीं आ रहा, वो गाइडलाइन नज़र नहीं आ रही और ऐसे में लॉकडाउन को भी ईज़ डाउन कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करना बड़ा ज़रूरी है कि आगे होना क्या चाहिए। क्या सियासी क़यादत की जो हमें यकसुई एक नज़र नहीं आई इस मामले को लेकर के, उसकी वजह से हमने कोरोना को एक बहुत बड़े बहरान में ख़ुद तब्दील कर लिया? क्या इसकी ये वजह है, या फिर ये एक कुदरती आफत है जिसको फैलना ही फैलना है, लिहाजा इसको अगर फैलने दिया जा रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं है? आगे हमारी क्या तैयारी है, क्या हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस होने चाहिए, ये सवालात करेंगे। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की नैब पेशी के हवाले से भी गुफ्तगू होगी, उसमें क्या हुआ, एक बहुत अहम खबर है, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दूँ जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा माइज़ा हमीद साहिबा, भी थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगी। शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप सब जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। वेरी वेलकम शैला रज़ा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ चीमा साहब। और अहमद रज़ा कसूरी साहब ने भी आज के शो में हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सब उनको देखते हैं, लॉ एक्सपर्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, तो उनकी भी कीमती आरा हासिल करेंगे मुख्तलिफ जो हमारे इशूज़ हैं उसके हवाले से। सबसे पहले मैं शैला रज़ा साहिबा आपकी तरफ आना चाहूँगी। सबसे पहले तो जो कोरोना की हम बात कर रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं इस वक्त परेशानी भी है, लोग परेशान भी हैं और कंसर्न्स हैं, लेकिन जो WHO का अब लेटर आया है उसके बाद और जो एक ओवरऑल हम देख रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट और जो फेडरल गवर्नमेंट है उनका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमें शुरू से नज़र आ रहा था इस मामले में। आपको क्या लग रहा है कि अभी भी कोई ऑप्शन है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि अब हमने बहुत देर कर दी है, बहुत सिचुएशन अब ख़राब हो चुकी है, अब तो जो होगा वो फेस करना पड़ेगा? मैम अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आप 8 मई को जो है सूरत हाल देखें तो 25,000 केसेस थे, लेकिन अगर आज आप 8 जून को देखें तो 1 लाख के करीब केसेस हैं। 93% से ज़्यादा जो है वो लोकल ट्रांसमिटेड केसेस हैं। तो एक ऐसी वबा जिसका ना कोई इलाज है ना कुछ है, जिसका वाहिद हल सोशल डिस्टेंसिंग है। और हम ये देख रहे हैं कि हमारे वज़ीर मुर्तज़ा बलोच साहब, जो कि एक बेहतरीन इलाज की सहूलत में उनको मैसर थी, एक बेहतरीन हॉस्पिटल में थे, लेकिन कोरोना से मुकाबला नहीं कर सके। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम अभी भी जिस तरह WHO कह रहा है उस पर अमल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया में है और उसने कहा है कि हम लोगों के यहाँ बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, 1 हफ्ते से कोई रिपोर्ट केस नहीं हुआ। इसी तरह जैसे अब हम न्यूजीलैंड की तरफ देख रहे हैं, तो हम भी लॉकडाउन कर सकते हैं और यही एक हल है। और हम इस किस्म की बातों में पड़ जाते हैं और जो कि लेकिन शैला साहिबा एक सवाल ज़हन में बहुत आता है, आप लोग तो शुरू से ही लॉकडाउन के हामी हैं, वफाक की सोच हमें शुरू से ही मुख्तलिफ नज़र आई, लेकिन इसके बावजूद में हमने ये देखा कि आपने भी लॉकडाउन ख़त्म कर दिया इवेंचुअली,
कराची में, सिंध में केसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसके बावजूद अभी भी आप लोग वही फॉलो कर रहे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। आप लोग 18वीं तरमीम के बाद क्यों नहीं इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? आपका दिल करता है, आप समझते हैं ये बेहतर पॉलिसी है, आप इसको अपनाएं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि सूबा सिंध वाहिद सूबा है जो 80 से अपनी कैपेसिटी टेस्टिंग की 8000 से ज़्यादा पे ले गया है और हमने सबसे ज़्यादा टेस्ट किए हैं। और जो हमारा डेथ रेट है वो इस्लामाबाद की पॉपुलेशन के हिसाब से भी कम है। सबसे ज़्यादा क्वेटा में है, फिर पेशावर में है, फिर लाहौर में है और फिर इस्लामाबाद में है, फिर सिंध में है और हमारी रिकवरी भी 50% से ज़्यादा है। अच्छा, देखिए, हम चाहते थे, हमने पहला लॉकडाउन जब किया तो सारी पार्टीज की मशावरत से किया, एक एक पार्टी की, और हमारे लॉकडाउन के बाद गवर्नर सिंध ने, लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द सिंध ने उसकी तायीद की और तमाम सूबे जो थे वो फौज बुला रहे थे और हमारा भी अगले दिन से इम्पोज होना था, यानी कि रात के 12 बजे के बाद से। लेकिन आपको याद होगा कि उसी शाम वजीर आजम, इज्जत माब वजीर आजम ने जो है वो कंफ्यूजन फैलाना शुरू कर दिया और उसके बाद उनके मुख्तलिफ क्लिप्स लॉकडाउन के खिलाफ हैं जिसमें उन्होंने सिंध पे ये तक इल्जाम लगा दिया कि सिंध ने तो कर्फ्यू लगा दिया, जबकि लॉकडाउन जो था उसमें ग्रोसरी, किराना और मेडिकल स्टोर खुले हुए थे। और नहीं, उन्होंने जो भी कहा ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत क्लियर है। मेरा सवाल ये था, आप लोग कंटिन्यू रखते हैं ना, आपको वो बेहतर स्ट्रेटेजी लग रही है, आप कंटिन्यू रखते हैं। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके विफाक से ये बयानात आएंगे कि इस तरह लोग सड़कों पे आ जाएंगे, लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा, एमपीएस ये कहेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक ही पॉलिसी होनी चाहिए, तो हम मजबूर हो गए। अदरवाइज अगर आप देखें तो बलूचिस्तान जो है वो फिर भी थोड़ा अलग चल रहा है और उनकी टेस्टिंग कैपेसिटी भी कम है और वो फिर भी अलग चल रहे हैं। तो फिर भी आप मजबूर हो गए कि आपने वफाक को फॉलो किया, राइट? माइजा साहिबा, आपकी तरफ आते हुए आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी, लेकिन ये ज़रूर आपसे सब जानना चाह रहे हैं, जाहिर है कोरोना का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और गवर्नमेंट जो है आप कहते हैं कि ना अहल है, नहीं काम कर रही, उस तरह से नहीं निमट सकी जैसे निमटना चाहिए था। लेकिन लोग तो अपोजिशन को भी ढूंढ रहे थे मैम, सब चाह रहे थे कि कहीं अपोजिशन भी नज़र आती। PMLN इतनी बड़ी जमात है, आपका एक वोट बैंक है, आपको भी लोग तलाश कर रहे थे। आप लोग क्यों नहीं गवर्नमेंट के साथ मिले, इस पर्टिकुलर इशू पे मिल के काम करते, कुछ लोगों को शायद बेहतरी नज़र आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जिस तरह शैला ने कहा कि इज़्ज़त माफ़ इमरान खान साहब अगर चाहते कि अपोजिशन उनके साथ अपनी एक्सपर्टीज़, पर्टिकुलरली शहबाज शरीफ साहब जो डेंगी पे और फ्लड्स पे काम कर चुके हैं, उन्होंने इनिशिएट भी की थी कि एक मीटिंग कॉल की जाए जिसमें सिंध के वज़ीर आला भी थे, सिंध के भी लीडर थे, पंजाब के भी लीडर थे अपोजिशन में। लेकिन इमरान खान साहब कन्वीनियंटली अना ने उनकी इजाज़त दी और वो उस मीटिंग से निकल गए। बार बार कोशिश की गई कि कहा जाए, हमने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा कि हम लोग चाहते हैं कि हम मिल के काम करें, क्योंकि कोरोना पे सियासत करना अभी टाइम नहीं है, क्योंकि आवाम की जानों का मामला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वज़ीर आज़म हैं वो सेहत के भी मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक दफ़ा भी इस चीज़ पे कान नहीं धरा। और और आप ये कह रही हैं कि अपोजिशन हमें उनकी आवाज़ उठती हुई नज़र नहीं आती। आप मुझे मेहरबानी फरमा के बता दें कि अपोजिशन की जब आवाज़ उठती है, और मैं बार बार ये रिपीट इसलिए करूँगी कि ये बार बार होता आ रहा है जबकि पीटीआई की हुकूमत आई है, कि जब भी आवाज़ उठती है अपोजिशन की तरफ से तो उनको तो नैब जो अपनी सलाखों के पीछे ले जाती है या उनको जो है कोर्टों में धकेल देती है। तो मुझे बताएं कि अपोजिशन किस तरह आवाज़ उठाए और कैसे आवाज़ उठाए, जितनी वो उठा सकती है वो उठा रही है। तो आप लोग डर जाते हैं फिर आवाम के लिए बाहर नहीं आते क्या? अगर वो नैब का आपको सामना करना पड़ता है तो फिर आप लोग पीछे हट जाएंगे, आवाम को उसके हाल पे छोड़ देंगे? हम बिल्कुल नहीं पीछे हटे, हम बिल्कुल नहीं पीछे हटे। शहबाज शरीफ साहब लंदन से इसीलिए आए थे
कि हुकूमत को का अपना हाथ बढ़ा सके हुकूमत को के लिए। वो तो बार बार ये कहते हैं कि हम बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, इसके बावजूद भी वो तो कहते हैं कि हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं, हम हर फन मौला हैं। इसके बावजूद जो है चीनी जो है उसकी चोरी की गई, अभी भी जो है चीनी का रेट जो है हाईएस्ट है, फ्लोर का रेट उसमें भी हम बात करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सही कह रही हैं, मुख्तलिफ क्राइसिस हमें नजर आ रहे हैं। बात मुकम्मल होने दें, मेरी बात मुकम्मल होने दें। डीजी खान में पेट्रोल की प्राइस 200 रुपए है पर लीटर, वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर का अपना हल्का है। सो अब आप मुझे बताएं कि ऑपोजिशन ने कितनी आवाजें उठा ली हैं और आवाम को कितना रिलीफ मिला। आप मुझे बताएं, जब गवर्नमेंट ही नाअहल होएगी, जब गवर्नमेंट बात ही किसी की नहीं मानेगी। चले मैं जवाब लेती हूँ, गवर्नमेंट से जवाब लेते हैं। जो एक मिनट, जो लेट मी कंप्लीट, जो कराए के इन्होंने स्पोक्स पर्सन रखे हुए हैं, काश के वो आज ये बता रहे होते कि कोरोना वायरस पे वो क्या कर रहे हैं। वो एक तरफ इमरान खान साहब हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो स्मार्ट लॉकडाउन और उस चीज में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो कराए के इनके तर्जुमान हैं वो ऑपोजिशन पे। ठीक है माज़ा साहिबा, थैंक यू, आपका पॉइंट आ गया मैम। आपको ये अभी भी जवाब लेते हैं, नैब का दुख अभी हम अलग से पूरा डिस्कस करेंगे। जो है हेड प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, बिल्कुल ये हमारा है, उसमें टॉप शामिल है, हम बिल्कुल इसके ऊपर बात करते हैं। कसूरी साहब, आपसे भी मैं बिल्कुल इस हवाले से भी जानना चाहूंगी और आगे भी ज़ाहिर आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन दरकार है, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्लीज़ मौका दीजिएगा। मैं पहले चीमा साहब से ज़रूर जवाब ले लूँ क्योंकि काफ़ी लोडेड क्वेश्चंस आ गए हैं, शैला साहिबा की तरफ से भी, माइजा हमीद साहिबा की तरफ से भी। चीमा साहब, जो अपोजिशन के कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह, आप अपोजिशन को आप जो मर्जी तनकीद करके साइड पे भी रख दें, आप लोग उन्हें नहीं भी कोई वेटेज दें तो अलग बात, लेकिन जो WHO कह रहा है सर, आपको आइडिया हो रहा है कि आप लोगों ने शायद कोई मिसहैंडल किया है? कहाँ आप लोगों की शुरू में तारीफ हो रही थी, अब जब केसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं उस वक्त आप लोगों ने ईज डाउन करके उसको मज़ीद ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल खुला छोड़ दिया कोरोना को और वो बुरी तरह से अब फैल रहा है, आगे क्या स्ट्रेटजी है? देखिए इसमें आप कह लें कि शैला रज़ा साहब जो बात कर रही हैं, पीपल्स पार्टी के अक्सर रहनुमा जो बात करते हैं, ये भूल जाते हैं कि अपोजिशन नहीं है, ये गवर्नमेंट भी हैं। सो बीइंग गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस नहीं बताते और अचानक एक नया रोल ले लेते हैं अपोजिशन का। और फिर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दूंगा कि सिंध की आबादी शायद 25% से कम है और सिंध में जो कोरोना के केसेस हैं वो 40% से ज़्यादा है। सो जिस सूबे में सबसे ज़्यादा केसेस आबादी के हिसाब से वो सूबा बाकायदा पहले दिन से बाकायदा क्रेडिट ले रहा है, अपनी परफॉर्मेंस दे, वो आपका भी सूबा है, वो पूरे मुल्क का हिस्सा है। फिर ये है कि आपने एक सवाल उठाया था, बड़ा स्मार्ट सवाल था कि जी 18वीं तरमीम के मुताबिक आपके पास सारे इख्तियारात मौजूद हैं। जब सारे इख्तियारात मौजूद हैं तो आपने लॉकडाउन किया, आपने बस बड़ी सख्ती की, आपने बड़ा अच्छा किया, लेकिन क्या वजह है कि फिर भी केसेस सबसे ज़्यादा वहाँ बढ़ गए और फिर ये कि वहाँ पे नुकसान भी, इकानमी का नुकसान भी ज़्यादा हुआ, लोगों को राशन भी नहीं मिला, लोगों की एक्सेस टू द फूड भी ना हो सकी, गंदम की कटाई ना प्रॉपर हो सकी, उसकी सेल ना हो सकी, उसका किसान को रेट कम मिला और फिर भी मतलब केसेस बढ़ गए। तो वो परफॉर्मेंस कभी भी नहीं बताते, अचानक कहीं और डाल देते हैं। और दूसरी जो बात है इसमें जो मेरा सवाल है कि WHO जो कह रहा है, आपका सवाल जो है कि WHO जो कह रहा है कि यहाँ पे सोच रहे हैं उसकी तजवीज़ पर कि मैं समझता हूँ कि ईद से पहले तक तो हमारी परफॉर्मेंस बड़ी ठीक थी, सच्ची बात है कि हम दुनिया में बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। ईद के बाद चीज़ें आप कह लें कि डिक्लाइन हुई हैं, ख़राब हुई हैं। यहाँ पे लगता है गलत फैसला था वो लॉकडाउन उस वक्त ओपन करना? मैं समझता हूँ कि जो फैसला हुआ, अदालत की तरफ से फैसला आया कि जनाब ये भी फलां भी खोल दिया जाए, फलां भी खोल दिया जाए। उससे पहले भी आप लोग डिसाइड कर चुके थे, अदालत का फैसला बाद में? नहीं, अदालत का फैसला पहले आया, अदालत का फैसला पहले आया। शायद मैं समझता हूँ कि ये भी एक लर्निंग है कौमों के लिए। 22 करोड़ की नेशन है, 22 करोड़ के लोगों को, नेशन को कुछ लर्न करना चाहिए कि इस तरह के फैसले, एग्जेक्टिव के फैसले में शैला रज़ा साहब अभी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगी कि एग्जेक्टिव के फैसले में शायद इस तरह नहीं आना चाहिए मुकन्ना को, इसको क्या वरना आप लोग लिफ्ट नहीं करने वाले थे, वो चीफ जस्टिस के कहने पे लिफ्ट कर दिया, ये आप कहना चाह रहे हैं? यकीनन इस लेवल पे लिफ्ट कभी भी ना करते, हम इस लेवल पे कभी भी लिफ्ट ना करते। और यहाँ पे मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बात से सीखा जाए और स्पेशली आज इस मुल्क में जो भी अच्छा हो उसका क्रेडिट और बुरा हो उसका डिस्क्रेडिट चीफ एग्जेक्टिव को मिलता है, वो सूबे का हो या आप कह लें मुल्क का हो। अगर डिस्क्रेडिट या क्रेडिट उसको मिलना है तो फिर दूसरा कोई बंदा फैसला ना करे, उसके फैसलों में दूसरा कोई बंदा या दूसरा कोई अदारा जाके इंटरवीन ना करे। लेकिन ये भी बात अपनी जगह रिकॉर्ड पे कि वज़ीर आज़म साहब भी 12 लॉकडाउन के तो कोई हामी नहीं रहे, लेकिन मुझे ये बता दें ये ऑप्शन हम ही रहे हैं और उन्होंने फैसले किए हैं। और देखें आज ज़ेरे गौर है जो WHO ने
तजवीज़ दी है 2 हफ्ते खुला रखें लॉकडाउन, 2 हफ्ते बंद रखें? मैं समझती हूँ इस वक्त स्पीड है इसकी लॉकडाउन क्या नाम है कोरोना के बढ़ने की, इसको रोकने की या स्लो डाउन करने का तरीका यही है और कोई तरीका नहीं है। तो आप सोच रहे हैं लॉकडाउन करने का दोबारा? यकीनन यहाँ आपको इसको ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे, यकीनन ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे। ये इसका अगर इलाज नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग है तो सोशल डिस्टेंसिंग किसी न किसी लेवल पे आपको करनी पड़ेगी, इसके अलावा चारा नहीं है। और इसे खुला नहीं छोड़ सकते। 22 करोड़ लोग गरीब, फूड थोड़ी, आप कह लें नाले ही थोड़ा, फिर यहाँ पे एक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, मैं समझता हूँ ये जो मेरा और आपकी जिम्मेदारी थी बैठ के लोगों को गाइड करने की सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से, उसमें हमने शुकूक को गलत किया है। उसको कुछ शुबाज इसमें क्रिएट किए गए हैं, वो साफियों ने भी किए, सियासतदानों ने भी किए, पीरों ने भी किए, टीचरों ने भी किए। नहीं मैं अब नाम तो मैं लेता नहीं, सबसे ज्यादा दे रहे हैं मेरी बहन, मैं नाम यहाँ नहीं लेता, लेकिन मैं बड़े बड़े जिम्मेदार साफियों ने आप पहले सोशल मीडिया पे जो कैंपेन्स लाई, सियासतदानों ने बात किया, पीर ने भी किया, टीचर ने भी किया, मौलवी ने भी किया। मैं समझता हूँ कि वो हम लोगों ने एज कौमी हमने जितने शुकूक को शुबात क्रिएट किया, कभी कहा कि नहीं अब ये थोड़ा संगीन हो गया, कभी कहा कि ये अप्रैल मई में हो जाएगा, माइल्ड सा है, फिर इसकी पीक आएगी, फिर निकल जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चीज़ें आ रही, बहरहाल थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं कि चीज़ें जैसे आती हैं सामने उस तरह से आप। मैं समझता हूँ ये डिसिप्लिन नहीं क्रिएट किया कर सके, या 22 करोड़ लोगों से जो हम तो थी कि खुद कुछ करेंगे, तो जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया गया। ठीक है जी, ब्रेक हमें एक लेनी है और हम देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्तलिफ हल्कों पर आती है, लेकिन अगेन वही बात है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे इसके हवाले से एक अच्छी स्ट्रेटजी बन जाए और हम इस वबा के असरात से कम तौर पर ही मुतासर हों। और इसके साथ साथ आप लोगों से भी ये ज़रूर कहूँगी कि अपना ख्याल खुद भी रखिए और एहतियात कीजिए। इसी पॉइंट पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे जनाब नैब में पेशी हुई है शहबाज शरीफ साहब की, उसके अंदर की एक बड़ी खबर भी सामने आ चुकी है, उसके बाद अब क्या होने वाला है ये भी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शहबाज शरीफ साहब जो कि पहले नैब के बुलाने पर नहीं आ रहे थे, नहीं पेश हुए, बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जब उन्हें जमानत मिल चुकी है तो उसके बाद आज वो बहरहाल पेश हो गए हैं और उस हवाले से उन्होंने 1-1.5 घंटे की पेशी भी भुगती है, सवालात के जवाबात दिए हैं। कितना मुतमईन कर पाए हैं वो, अंदर क्या कुछ हुआ, सब लोग जानना चाहते हैं। और आज इमरान खान साहब ही की बड़ी स्टोरी है ये, उनका ये बताना है कि शहबाज शरीफ साहब अंदर जो तफ्तीश हो रही थी उसमें काफ़ी कुछ एडमिट कर चुके हैं कि ये चीज़ें हुई हैं, बिल्कुल बेज़ाब्तियाँ भी हुई हैं, करप्शन भी हुई है, लेकिन अपने ऊपर वो कोई इल्ज़ाम उन्होंने शायद डायरेक्टली नहीं लिया, बल्कि थोड़ा बेटों पर, वाइफ्स पर और उन यानी बाकी लोगों पर डालते उन्होंने कहा कि जी उनसे तफ्तीश करके मज़ीद बातें पूछी जा सकती हैं। बहरहाल जनाब ये स्टोरी है इमरान खान साहब की और उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब ने अंदर सब कुछ तस्लीम किया है, लेकिन ये केसेस कितने स्ट्रॉन्ग हैं और इन केसेस का क्या अंजाम होने जा रहा है, क्या अल्टीमेटली अपोजिशन लीडर साहब एक दफ़ा फिर हमें नज़र आएंगे कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, ये सब बातें अब डिस्कस करेंगे। और कसूरी साहब आपकी तरफ मैं पहले आऊँगी, आपको पहले सेगमेंट में वक्त भी नहीं मिल सका, सॉरी उसके लिए, लेकिन स्पेशली मैं आपकी इस हवाले से ज़रूर राय जानना चाहती हूँ। सर बज़ाहिर हमें जब भी नैब की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आते हैं, जो शहजाद अकबर साहब हमें चीज़ें लहरा के दिखाते हैं, तो हमें तो लगता है कि ओहो हो बहुत कुछ मिल गया, अब तो बचना बड़ा मुश्किल है जी, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि कोर्ट्स में तो कुछ प्रूफ ही नहीं हो पाता और हम देखते हैं कि सारे केसेस का कोई अंजाम नहीं निकला। ये केस कितना स्ट्रॉन्ग है और आपको क्या लग रहा है, क्या इसका फ्यूचर है? समीना, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं ब्रीफली अपना कोरोना के ब्रीफली कहना चाहूँगा कि ये जो कोरोना है ये सियासी सवाल नहीं है, इसको आपने सियासी सवाल बना दिया है। ये मेडिकल सवाल है और इसका जवाब भी मेडिकल ही होगा। बेहतर तो ये है कि आप अपने इन प्रोग्राम्स में उन एबल डॉक्टर्स को बुलाएं जो रिसर्च बुलाते रहे हैं सर, बिल्कुल बुलाते रहे, लेकिन स्ट्रेटेजी तो बहरहाल हमें हुकूमतों से भी पूछनी होती है। उनको बुलाएं और फिर एनडीएमए के लोग जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनको बुलाएं। भाई सियासतदानों को बेचारों को क्या पता उसी कि ये मामला क्या है, इसका सदेबाब कैसे होगा, वो तो बिल्कुल नाइव हैं, उनकी राय कोई उसकी मुसद्दका कोई हैसियत नहीं है उस राय की। हाँ, सियासत पे वो बिल्कुल माहिर हैं, सियासत के ऊपर वो उनका एक मौक़िफ़ है और देते हैं और बिल्कुल बांगे दहल देते हैं, लेकिन
ये जो मेडिकल सवाल है इसका जवाब भी तो मेडिकल आना चाहिए। वैलिड पॉइंट है कसूरी साहब, लेकिन अगेन वही बात है कि एक्सपर्ट से भी हम पूछते हैं, लेकिन फैसला साजी तो इवेंचुअली ज़ाहिर है गवर्नमेंट्स के हाथों में होती है, उसके हवाले से तो उनसे पूछना होता है। अब सर प्लीज बताइएगा। इतना ही मैं कहना चाहता था। अब मैं आता हूं अपना सवाल, आपके सवाल पर। देखें, बात यह है कि कोई भी जो एहतसाब है अगर वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगा और वन साइडेड टिल्टेड होगा तो उसकी जो अफादियत है और उसमें जो एतमाद है उसका फुकदान हो जाएगा। उसी अगर आपने इस एहतसाब की जो अहमियत को बरकरार रखना है तो आपको एक इवन हैंडेड जस्टिस करना पड़ेगा, इवन हैंडेड इंक्वायरीज करनी पड़ेंगी एंड अक्रॉस द बोर्ड। अगर आप इसका टिल्ट कर देंगे कि इसका सिर्फ टारगेट जो है ऑपोजिशन के लोगों को बनाएंगे और गवर्नमेंट के लोग जो कि दनदनाते फिरते हैं और स्कॉट फ्री जा रहे हैं, उन ये तो सभी डिमांड करते हैं। बिल्कुल आप सही बात करें, लेकिन अब वैसे नैब ने हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के लोगों को भी अब इंक्वायरीज उन पे भी स्टार्ट कर दी हैं, आमिर कियानी साहब पे भी और जफर मिर्जा साहब के हवाले से। अभी आमिर कियानी को किया है, अपना डॉक्टर जफर का आज नाम लिया गया है। इट्स अ गुड थिंग। इससे एक एतमाद बिल्टअप होगा और ऑपोजिशन जो कि इसको अपोज कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ टिल्ट कि ये सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स को ही जो है हरफ तनकीद बनाया जा रहा है, तो ये जो आज दिया है अपना आमिर कियानी जिस जो कि अपना मिनिस्टर फॉर हर एक का एहतसाब होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इस इन केसेस में आपको लग रहा है शहबाज शरीफ साहब जहांगीर तरीन को देखें, शहबाज शरीफ साहब को अपने जो सवालात हैं उनका जवाब देना पड़ेगा। देखें कि एहतसाब वालों ने इनको 13 सवाल दिए थे और जो खबरें अंदर से आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि नैब के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो शहबाज शरीफ के साहब के जो जवाबात हैं उससे मुतासर नहीं हुए। उससे वो समझते हैं कि इन्होंने अपना कोई ज़िग-ज़ैग किस्म के जवाब दिए हैं, लेकिन फोकस होकर उनका जवाब नहीं दिया, जो कि एक इन्वेस्टिगेटर जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो वो एक्सपेक्ट करता है कि जो अक्यूज पर्सन है वो अपनी सफाई में डेफिनेट जवाब दे। तो वो जो अंदर से जो खबर आ रही है, जो आप ही के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उन्हीं को हम सुन रहे हैं, वो यही है कि जो सवालात किए गए हैं उनके जवाबात से जो है जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो मुतमईन नहीं हैं। तो अब मुतमईन करना तो शहबाज शरीफ का काम है और आई होप कि देखते हैं जी वो कितने मुतमईन हुए या नहीं है। आगे जिस तरह से करियर होगा तो बिल्कुल आइडिया होगा। माहिदा साहिबा आपकी तरफ आते हुए, अभी तक हम शहबाज साहब से ये सुन रहे थे कि चूंकि वो कैंसर सर्वाइवर हैं और फिर उनकी एज भी ज़्यादा है, कोरोना की वजह से वो बाहर नहीं निकलते, पेश नहीं हो रहे, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा कि वो जो पहले एक नैब के रेड वाला सारा सीन हुआ, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत मिली, आज वो पेश हो गए। पहले क्यों पेश नहीं हो रहे थे, आज क्यों पेश हो गए? पहले तो मैं कसूरी साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है, उन्होंने कहा कि सियासतदानों को कम होना चाहिए, एक्सपर्टीज़ को ज़्यादा होना चाहिए प्रोग्राम्स में। मैं ये कहना चाहती हूँ, एक तो पॉलिसी मेकर्स की आपने बात की, एक दूसरा ये बात है कि जो सियासतदान हैं वो कौमी नुमाइंदे हैं और वो ग्रास रूट लेवल पे आवाम की पल्स को जानते हैं और उनको ये पता है कि बिल्कुल सबका रोल है और सही कह रही हैं, मुश्किलें पेश आ रही हैं कोरोना में और उनको किस तरह हैंडल करना है और किस तरह पॉलिसी बनानी है रिगार्डिंग दिस कोरोना। जैसे मैंने भी कहा कि वो बिल्कुल बनता है कि हम पॉलिटिशियन से भी सवाल करें। अब आ जाइए सर मेरे सवाल पे। उसमें तो ये तनाव पैदा हो रहा है, तनाव पैदा हो रहा है, टकराव पैदा हो रहा है। न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जिस तरह कोरोना को हैंडल किया, बीइंग अ पॉलिटिशियन, आई थिंक उसको इट्स कमेंडेबल ऑल्सो। और अगर इमरान खान साहब चाहते हैं अच्छी एग्जांपल्स फॉलो करना, गुड प्रैक्टिसेस फॉलो करना, तो शायद उनको फॉलो कर लेते। बिल्कुल फॉलो की जानी चाहिए, लेकिन अगेन वही बात है, हर एक मुल्क के अपने डायनामिक्स भी हैं। अब सर प्लीज माय पॉइंट बीइंग के सियासतदानों का बहुत लीडरशिप होती है बिल्कुल कोरोना में।
और दूसरी बात ये है कि मैं जो आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का जो असल मकसद था पाकिस्तान में आने का, आपको पता है कि वो था कि हेल्प आउट करें गवर्नमेंट को कोरोना वायरस के रिगार्डिंग कोरोना वायरस। लेकिन गवर्नमेंट के अल्टीरियर मोटिव्स हैं, जो भी इमरान खान साहब और नैब्स का गठजोड़ है उसका पहले क्यों नहीं पेश हो रहे थे, आज क्यों पेश हुए मायजा साहिबा? मेरा ये सवाल था। बता रही हूँ ना, इस मुल्क में जो इंसान मुल्क के लिए मोटरवेज बनाए, अस्पताल बनाए, IT यूनिवर्सिटीज बनाए, डेंगू की से लड़े, फ्लड में काम करे, उस इंसान को नैब बार बार बुलाती है और बार बार उनको बुलाती है और चोर दरवाजे से उनको जो है वो अरेस्ट करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग चोरी करते हैं आटे की, जो चीनी की चोरी करते हैं, जो अब पेट्रोल की कीमतें 200 रुपया पर लीटर पड़ गई हैं आवाम को, उन लोगों को जो है वो चोर दरवाजे से आप जहाज पे चढ़ा के भेज देते हैं। तो कोई और भी जहाज पे बैठ के चला गया था, वैसे ये भी याद रखिए, कोई और भी गया, वो तो कन्विक्टेड भी था। देखिए नवाज शरीफ की बेटी, मियां नवाज शरीफ की बेटी और शहबाज शरीफ साहब वापस आए, उन्होंने कानून का सामना किया। नहीं, मैं अभी रिसेंट बात कर रही हूं। आटा चोरी में, चीनी चोरी में आज जो जिम्मेदारान है वो प्राइम मिनिस्टर है खुद और चीफ मिनिस्टर पंजाब है खुद। उनको भी नैब को बुलाना चाहिए, क्योंकि ये नया पाकिस्तान है। तो नए पाकिस्तान रेफर कर दिया है, देखते हैं वो क्या करते हैं। जो भी इस चीज में, इन माफियाज में मुलव्वस होएगा, उनको हम गर्दनों से पकड़ेंगे। बिल्कुल, और हम भी आपके साथ आवाज मिलाएंगे अगर ऐसा ना हुआ। बिल्कुल ठीक है। अब जरा सिर्फ मुझे लास्टली ये बता दीजिए, अपने भी जो लोग हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है, जो जिन बहरानों का आप जिक्र कर रही हैं उसमें भी नैब को रेफर कर दिए गए नाम, और जो आप आमिर खानी साहब, जफर मिर्जा, आपको तासुर ये गया है कुछ के भी आप दूसरे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा, हर तरफ लोग जो करप्शन करेंगे पकड़े जाएंगे? ये लोगों के आंखों में मिट्टी डालने वाली बात है। ये बिल्कुल किसी को नहीं पकड़ेंगे। अगर ये पकड़ना होता तो बहुत से केसेस हैं, मालम जब्बा का भी केस है, BRT का भी केस है, अब पेट्रोल प्राइसेस का भी केस है, जाली दवाइयों का भी केस है, चीनी का भी केस है। ये सब लोग जो हैं ये भाग जाएंगे, ये आई वॉश है। दूसरी बात ये है कि आप इन हालात में आप जो है सारी ऑपोजिशन को दोबारा जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी आपने कहा कि हमें जो है आपको बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि शहबाज शरीफ साहब ने हर बात मान ली है नैब में। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, मैंने कहा सोर्सेज की खबर है, इमरान खान साहब की स्टोरी। ठीक है, ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पंजाब में PMLN के लीडर्स की तरफ से क्लियरली कहा गया कि हम अगर एक भी चीज प्रूव हो जाए, जो नैब ने इल्जामात लगाए हैं या PTI के किराए के तर्जुमानों ने इल्जामात लगाए हैं, तो हम इस्तीफा देने को तैयार हैं। सो आई डोंट बिलीव दिस इज ट्रू, और ये गलत है और ये गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और ऊपर से जो है जेल भी डालने के लिए इनको कोई बहाना नहीं चाहिए। मुझे जल्दी से शैला साहिबा का भी कमेंट लेना, फिर ब्रेक की तरफ जाना है, और अभी मैं चाहती हूँ चीमा साहब से भी जरूर इस पर मैं कमेंट लूँ। शैला रज़ा साहिबा, आप लोग भी इस बात को डिमांड करते हैं, हमें एहतसाब का सामना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अब आप लोगों को भी लगता है कि बाकी भी जो लोग हैं, जो सिटिंग गवर्नमेंट के हिस्से में हैं लोग, वो भी हम देख रहे हैं कि उनके खिलाफ भी इंक्वायरी स्टार्ट हुई हैं और नाम भी आए हैं। तो आपको लगता है कि कुछ अब ये आप लोगों का जो एक कहना चाहिए कि शिकवा था वो थोड़ा खत्म होगा? अच्छा, पहले मैं जमशेद चीमा साहब को ये बात बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट में और पंजाब गवर्नमेंट में ये फर्क है कि लाहौर की जो रैंडम सैम्पलिंग की समरी है ना, उस पे पंजाब के वजीर आला की तरह सिंध हुकूमत बैठी नहीं है कि सिर्फ पंजाब में 7 लाख केसेस हैं, और AR रहमान साहब जो कि टास्क फोर्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की PM की, उसके हेड जो हैं, चेयरपर्सन जो हैं, वो कहते हैं कि जुलाई में 9 लाख हो जाएंगे। सिंध में तो टेस्टिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए टेस्ट जितने होंगे इतने केसेस बढ़ेंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि तारीफ भी करते रहे शैला साहिबा सिंध गवर्नमेंट की कि आप लोगों के अच्छे प्लीज, लेकिन मैं इसको सिंध और पंजाब की वो नहीं बनाना चाहती कि जी सिंध में भी अगर कोई बीमार है तो वो भी हमारे लिए परेशानी की बात है, पंजाब की सिचुएशन खराब है तो वो भी इस पर थोड़ा समय जी।
कर लें, मैं इनकी जो ये मिस परसेप्शन कर रहे हैं ना, इनको तसी कर रही हूँ कि सिंध में डेथ रेट भी 0.7 है और सबसे कम है। इस्लामाबाद की पॉपुलेशन के हिसाब से डेथ ज्यादा है, हमारा कम है, और यही हमारी एबिलिटी है, हमने दिखाया है करके, और हमें और करने दिया जाता है। सिंध में 2.7 है, पंजाब में 1.9 है, पंजाब में 1.9 है, कम है। के दरमियान बोली थी, और हम जो भी कर रहे हैं वो डॉक्टर्स के मशवरे से कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स कुछ करते हैं तो ये कहते हैं कि अब बात रही आपकी एहतिसाब की, एहतिसाब कैसे हो सकता है? नवाज शरीफ साहब को जब मेडिकल प्रॉब्लम थी तो हजारों डॉक्टर्स बिठाए गए, फिर उनके जाने के बाद सवाल उठाए गए। अगर जहांगीर तरीन दिखाने गए हैं तो कौन सा बोर्ड बैठा, कैसे चले गए? हुकूमत के तो ऑपोजिशन के तो जितने लोग थे उनको आपने पहले गिरफ्तार किया, 6-6 महीने उन पे रेफरेंस नहीं फाइल हो सके, फिर वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर आए। आमिर कियानी जो थे मिनिस्टर थे, उन्होंने दवाओं का इतना बड़ा गबन किया, आपने उन्हें पार्टी की जगह दी थी, और अब आप कह रहे हैं नैब आ गई, तो नैब वो करे ना जो हुकूमत। अभी इनसे पूछते हैं, बड़े वैलिड सवाल हैं और हम बिल्कुल चीमा साहब से पूछना। चीमा साहब बताइए, आप लोग जब हम ऑपोजिशन लीडर्स को देखते हैं उनके नाम फौरन ECL पे चले जाते हैं। जहांगीर तरीन साहब का नाम जब इंक्वायरी रिपोर्ट में और जो आपकी कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें आ गया, क्यों नहीं आप लोगों ने ECL में नाम डाला? क्यों उन्हें जाने दिया? और पता भी नहीं चला, और कब वो वापस आएंगे कोई उसकी गारंटी नहीं है, तो जाहिर है फिर लोग सवाल उठाएंगे कि आप लोग एक तरह नहीं चल रहे। देखिए, पहली बात हुई कि मेरे तीनों पैनलिस्ट की जो ओपिनियन है कि नैब को अक्रॉस द बोर्ड इंक्वायरी करनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड लोगों का एहतसाब करना चाहिए, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, कोई इख्तिलाफ नहीं करता, बिल्कुल ठीक। हाँ, बिल्कुल ये इसी तरह है, मेरी भी डिमांड यही है, आपकी भी डिमांड यही है, हम सारे यक आवाज़ होकर कह रहे हैं कि नैब जो आपके करने के काम है वो भी तो क्रॉस द बोर्ड करें ना। दूसरी जो बात है कि अगर अपना मायजा हमीद साहबा या शाला रज़ा साहबा के बकौल नैब को अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इनका गिला मुझसे नहीं बनता, मेरा गिला इनसे बनता है कि अगर वो कंप्रोमाइज्ड हैं तो ये अपॉइंट इन्होंने मिलके किया, हमने नहीं। मतलब चेयरमैन नैब जो है या DG है या डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, इवन वहाँ के चपड़ासी भी, वो मुशर्रफ से लेके नवाज शरीफ साहब तक इन लोगों ने अपॉइंट किए, हमारा अपॉइंटेड वहाँ कोई बंदा नहीं है। अगर वो कंप्रोमाइज्ड हैं, इतनी अहम जगह पे कोई बंदा है, तो इन्होंने बड़े ही गलत अपॉइंटमेंट की है इतनी जिम्मेदार जगह पे, लिहाजा उसका सवाल मेरा तो इनसे बनता है, इनका सवाल मुझसे नहीं बनता। सो मैं कहता हूँ कि लेकिन मेरा तो सवाल, मेरा भी तो एक सवाल मेरा फिर वही है, जहांगीर तरीन का नाम ECL में क्यों नहीं डाला? अगली जो बात है कि जहांगीर तरीन कन्विक्टेड नहीं थे, नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड थे, और सब कन्विक्टेड लोगों के नाम तो सिर्फ ECL में नहीं होते, बहुत सारे लोग जो अंडर इंक्वायरी हैं उनके नाम आप ECL में डाल सकते हैं। मैं समझ, अगर अंडर इंक्वायरी भी नहीं थे, अगर अंडर इंक्वायरी होते, एक मिनट जब करना बात करें ना, अगर देखें अगर वो कन्विक्टेड होते तो यकीनन, और दूसरी बात कि अगर अंडर इंक्वायरी भी होते, अगर अंडर इंक्वायरी होते तो फिर भी मतलब मैं समझता हूं उनका नाम हो सकता था। कमीशन में नाम आ गया उनका। अभी आप कह लें 90, यानी आप लोगों का इरादा नहीं है उनके खिलाफ। अभी 78 जो शुगर मिले हैं सारों की इंक्वायरी होनी है, उसमें जहांगीर तरीन को कहीं से भी वापस लाना कोई इशू नहीं है। हम किसी के साथ नहीं खड़े हुए, हम कानून के साथ खड़े हुए हैं। हम किसी बंदे का नाम नहीं लेते, ना नवाज शरीफ साहब का नाम लेते हैं, ना शहबाज शरीफ साहब का, ना तरीन साहब का, ना खान साहब का, ना अपना किसी का हम नाम नहीं लेते। हम कहते हैं कानून जो है, जो कानून है और जो उसको फेस करता है, उसको म्यूजिक फेस करना, जिसने जुर्म किया है उसको फेस करना चाहिए। इसमें 90 शुगर मिले या 78 शुगर मिले, 78 शुगर मिलों की इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें यह नहीं कि फलां की होनी चाहिए, फलां की नहीं होनी चाहिए। उसमें जो कोई पकड़ा जाता है, जिस अदारे में उसका केस जाएगा जाना चाहिए, वहां जाए और उसको सजा मिले। हमारे यहाँ इस तरह का कोई मुतालबा नहीं कि जनाब फलां की आप कह लें कि रिवेंजफुल हो रहे हैं, फलां से कोई इंतकामी कार्रवाई है, फलां की जगह जमहूरियत को खतरा है, फलां जगह। अच्छा जी, तो आपने ये खबर दे दी है कि जहांगीर तरीन साहब को कहीं से भी लाना कोई मसला नहीं है। प्रिवेल करेगा तो जमहूरियत मजबूत होगी। जब करप्ट लोगों को सजा मिलेगी तो मुझे ब्रेक ले लेने प्लीज। एक नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शाला साहबा मैं आपकी तरफ भी आऊंगी और उसके साथ साथ मजीद भी थोड़ी बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि बहरान दर बहरान जन्म लेते जा रहे हैं। क्या ये हुकूमत की नाअहली है या फिर हमारा सिस्टम ही इतना बदबूदार माफियाज के अंडर कंट्रोल हो चुका है कि हम इसको चला नहीं पा रहे हैं। जो चीज़ भी सस्ती करते हैं वो गायब क्यों हो जाती है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। पेट्रोल सस्ता हुआ, आवाम शादियाने बजा रहे थे अभी, लेकिन खुशी
क्या पूरी होती, पेट्रोल ही गायब हो गया और उल्टा परेशानी बन गई। ये क्यों है ऐसा कि जब भी हम देख रहे हैं कि कोई रिलीफ की बात होती है तो एकदम से ऐसा लगता है कि कोई रुकावट आड़े आ जाती है। वो कोई क्या है, कोई माफिया है या हुकूमत की अपनी नाअहली है, बद इंतज़ामी है कि अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सकती। रिट कहाँ है फिर हुकूमत की, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। चलो साहिबा, मैं आप ही की तरफ आते हुए, आप पहले भी कुछ कहना चाह रही थी, बात करना चाह रही थी, उसके साथ ही मुझे शॉर्टली प्लीज़ इस सेगमेंट में, बस टाइम कम है तो मैं चाहूँगी ज़रा सबको बात करने का मौका मिल जाए। क्या लग रहा है मैम आपको, क्या वजह है कि पेट्रोल क्यों गायब हो गया? क्या माफियाज इतने स्ट्रांग हो गए इस मुल्क के कि वो जब चाहे जहां चाहे किसी भी चीज़ की किल्लत कर दें, चाहे वो आटा हो, पेट्रोल हो? अब अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो आपको एक ट्रेंड मिलेगा, हुकूमत गई तेल लेने। इसलिए कि हुकूमत का अपना ये हाल है कि इनसे कुछ भी पूछो, ये सवाल गंदुम जवाब चना। इनसे पूछो कोरोना की ऊपर आपकी क्या पॉलिसी है, ये कहते हैं पीपल्स पार्टी करप्ट है। इनसे कहो जी ये जो चीनी का कमीशन था जिसके TORs में था कि 1 साल, फिर आप बोले जब इनसे पूछो कि चीनी का कमीशन जो था जिसके TORs में था कि 1 साल की तहकीकात की जाए, आपने 5 साल की कैसे कर ली? जब इनसे पूछा गया कि सवालात ये थे कि किल्लत के बावजूद एक्सपोर्ट की इजाजत किसने दी और मुल्क में चीनी इतनी महंगी थी फिर भी बाहर जाती रही, इसके जवाब आएंगे कि 5 साल में तो 29 अरब का दिया गया। तो ये इनकी हालत है, ये कोई काम नहीं आपको होने लगता है देते। कि बाद इंतजामी है इनकी और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं इंक्वायरीज के नाम पर। मैं माइजा साहिबा से भी यही बात पूछना चाहूंगी। शैला साहिबा, टाइम जरा शॉर्ट है, मैं चाह रही हूँ सबको जरा इसमें शामिल जरूर। माइजा साहिबा, क्या एकदम ये कहाँ चला जाता है? पेट्रोल गायब हो जाता है, आटा गायब हो जाता है। वैसे उस्मा बुखारी साहिबा के घर तो पहुंच गया था जब हमने देखा था आटा बहरान में। ये क्राइसिस दर क्राइसिस बार बार क्यों आ रहे हैं? ये कोई माफिया है हमारे मुल्क में? माफिया ही माफिया है जी। माफिया ऊपर से लेके पंजाब के चीफ मिनिस्टर तक माफिया ही माफिया है। इमरान खान साहब खुद माफिया हैं। जब चीनी कमीशन की रिपोर्ट आई है तो चीनी कमीशन की रिपोर्ट में सबसे पहले तो जिम्मेदार ठहराना चाहिए उस आदमी को जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, या हेड ऑफ द प्रोविंस है जो पंजाब में बुज़दार साहब है। सबसे पहले तो उनको नैब को बुलाना चाहिए और उनसे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ये कैसे आपके अंडर द नोज हो गया सारा कुछ। दूसरी बात ये है कमीशन ने बुलाया था, वो पेश भी हुए। जो चीमा साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल आई डोंट एग्री विद इट। यहाँ पे जिन लोगों के नाम आए हैं कमीशन में, उनको कतई सजा नहीं मिलेगी। सजा सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को मिल रही है क्योंकि उन्होंने पंजाब में काम किया है और अवाम के मुस्तकबिल का सोचा है, जो बुज़दार साहब नहीं सोच रहे क्योंकि उनके अपने हलके में 200 रुपए पर लीटर जो है पेट्रोल जो है वो बिक रहा है। सही है। अच्छा जी, कसूरी साहब, आपको क्या लग रहा है सर, क्राइसिस खत्म क्यों नहीं हो रहा? कहां पर आपको फेलियर नजर आ रहा है? देखें, द सिस्टम इज फास्ट लूजिंग इट्स यूटिलिटी। ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की दोनों की जिम्मेदारी है कि इस सिस्टम को सपोर्ट दें और इसको स्ट्रॉन्ग करें, और अगर ना किया तो आई होप आई एम रॉन्ग, मुझे सिस्टम लिपटता हुआ, ये बसात लिपटती हुई नजर आ रही है। जिस किस्म का माहौल इस मुल्क में बन गया है तो एवरीबॉडी विल बी सफरा उसी। सो देयरफॉर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि ये सिस्टम को स्ट्रेंथन करें। बिल्कुल सही। चीमा साहब, आपके लिए सवाल यही है, लोग अब माफिया के हाथों ना इतने मजबूर हो गए कि वो माफिया मांगने लग गए कि ये सिचुएशन बन गई, चीजें नहीं मिल रही। मैं कहता हूं कि क्या अगर ये माफिया भी है, एक सेकंड में इसमें सवाल मुकम्मल, अगर ये माफिया भी है तो इसको कंट्रोल करना तो सर आपका ही काम है ना। इसी माफिया के अगेंस्ट तो आपको लाए हैं, फिर अब आप लोगों से ये क्या कंट्रोल नहीं हो रहा? मैं कहता हूँ कि पहली बात है कि माफिया अपना कसूरी साहब ये खास करना छोड़ दें कि सिस्टम लिपट रहा है। वो क्या कह सकते हैं जब माफिया उनके अपने लीडर हों तो? सिस्टम को लपेटने की जो बात, एक मिनट माजा चुप करना, माजा एक मिनट। अच्छा, सो आप कह रहे हैं कि सिस्टम को लपेटने की जो खाश करना और उसमें से कुछ निकलना, तो खदशा जाहिर कर रहे हैं। खदशा से हाश है, ये खदशे से ज्यादा कि 22 करोड़ लोगों में एक ही बंदे का खदशा है, पेट्रोल मिलेगा कि नहीं, इस खास को छोड़ दें। बाकी यह है कि देखें यहाँ पे ये रिवाज था, 200 रुपए पर लीटर मिल रहा है ना। मेरी बहन से चुप करना, जरा चुप करना, माजा एक मिनट। अच्छा, ये काम दो आपके दौर में ये काम दो बार हुआ ना। आपने माफी मांगी, ना आपने इंक्वायरी की, ना किसी को फिक्स किया।
हम इंक्वायरी करने जा रहे हैं, हम लोगों के लाइसेंस कैंसिल करेंगे, हम में इतना हौसला है, हम करप्ट नहीं है, हमारे दामाद करप्ट नहीं है, हमारी बेटियां करप्ट नहीं है, हमारे बेटे करप्ट नहीं है, हम चोर नहीं है, हम मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते, हम चोरी नहीं करते, हम जाली अकाउंट नहीं लेके जाते, हम नैब में मतलूब नहीं है, हम नैब में मतलूब नहीं है, हम सारे भाई, सारे बेटे, सारे दामाद, सारे भतीजे करप्ट नहीं है। लिहाजा आप थोड़ा सा सब्र करें, आपने ही निपटना है। अगर माफिया बात करना, प्लीज बात करने दे, बात करने दे। मैं यहाँ वक्त खत्म हो गया साहब, चलो ठीक है, माजरत के साथ, लेकिन वक्त खत्म हो गया नाज़रीन। और शो आपने देखा, आई होप कि आप किसी नतीजे पे पहुंचे हो, कोई उम्मीद हुई हो। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी फैसले हों इस मुल्क और आवाम के हक में बेहतर फैसले। अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।